जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अरीना में। दोस्तों, फिर से एक बार हम इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबी या फिर आप कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों। कंटिन्यू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को और इसके पार्ट नंबर 14 को। पार्ट नंबर 1 से लेकर के 13 तक देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसएससी अरीना, और उसमें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। हमारी कोशिश है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को इसमें कवर किया जाए, ताकि आपको काफ़ी एक जगह आपको सेलेक्टेड वन वर्ड मिलें और आप वीडियो के फ्रेम में इसे याद कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा पहला वन वर्ड है आज का एन एनिमल विद 4 फीट, यानी ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हों उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे क्वाड्रपेड। क्वाड्रपेड इसका मतलब होता है चौपाया जानवर। क्वाड, आप लोगों ने क्वाड ग्रुप सुना होगा, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो क्वाड का मतलब होता है 4 और पैड का मतलब होता है पैर। तो क्वाड्रपेड मिलकर बनेगा आपका 4 पैरों वाला। 4 पैरों वाले जानवर को बोला जाता है क्वाड्रपेड। अगला देखिए, अगला है ट्राई टू सर्च फॉर समथिंग। ट्राई टू सर्च फॉर समथिंग मतलब होता है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, खोज करना। जैसे कि कई लोग अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य की खोज करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में शांति की खोज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्वेस्ट में आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है रमेज। रमेज का मतलब भी खोजना होता है, लेकिन जैसे कि किसी के घर में आप कुछ खोजने के लिए जाते हैं, सारा सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं, उस टाइप के खोज को बोला जाता है रमेज, यानी खोज करना। ठीक है, वो थोड़ा किसी के घर किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को खोज रहे हों, अस्त व्यस्त कर दें एकदम काफ़ी ज़्यादा, तब जा कर के उसे कहते हैं रमेज। ये थोड़ा नेगेटिविटी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेस्ट है वो किसी भी चीज़ की खोज को क्वेस्ट आप बोल सकते हैं। अगला देखिए, अगला है ए पैसेज ओफन कोटेड। उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा पैसेज जो अक्सर कोटेड किया जाता है तो उसे बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है उद्धरण हिंदी में। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्लैंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे शब्द, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पैसेज को क्या बोलते हैं? कोटेशन, उद्धरण। ठीक है, ये इजी है, आपने कई बार सुना भी होगा। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है नेक्स्ट वाला, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, यानी बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, उसे कहते हैं रेड टैपिज्म। हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। जैसे आप सरकारी दफ्तर अगर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता है, छोटी छोटी फाइल्स के लिए इधर उधर, सिग्नेचर्स के लिए उधर उधर, तो उसे हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही और इंग्लिश में कहते हैं रेड टैपिज्म। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये सीजीएल के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो इसे आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग कैंसल्ड और एनल्ड। इस एनल, ANNUL का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खंडन कर देना, रद्द कर देना, रद्द कर देना, बर्बाद कर देना, एनल। ठीक है, तो उस स्टेट को कहते हैं रेवोकेशन। रिवोक, REVOKE। रेवोक मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, रद्द कर देना। जैसे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊं मैं, तो कई बार क्या होता है कि कई लोग जैसे सरकारी ऑफिस में सस्पेंड किया जाता है या कोई ऑर्डर पास किया जाता है, तो बाद में उस सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाता है, यानी उस फैसले को रद्द करके दोबारा फैसला पलट देना। या फिर कोई डेक्री दिया हो, कोर्ट ने, डेक्री मतलब होता है फैसला, कोई फैसला दिया हो तो बाद में उसको रिवोक किया जाता है या रद्द किया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, टेम्परामेंटली डिसइंक्लाइंड टू टॉक। ठीक है, यानी कि टेम्परामेंटली मतलब अपने मन से, अपने जानबूझकर
अपने मन के अनुसार, डिसइंक्लाइंड टू। सबसे पहले आप देखिए इंक्लाइंड टू, इंक्लाइंड टू का मतलब होता है किसी काम को करने का इच्छुक। अगर मैं उसके पहले डिस लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा अइच्छुक, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, जो व्यक्ति नॉर्मली नहीं चाहता है बात करना, तो उसे कहते हैं गैर मिलनसार या अकेला या शांत रहने वाला, उसे बोलेंगे रेटिकेंट। क्या बोलेंगे, रेटिकेंट। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम वगैरह में, और आपका जो सिनोनियम है, वन वर्ड है, दोनों में पूछा जाता है रेटिकेंट, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, रेटिकेंट। एक होता है टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा कम बोलता है। रेटिकेंट एंड टैसीटर्न, टैसीटर्न दोनों के दोनों सिनोनियम है आपस में। अगला शब्द, ए वुमेन्स ड्रॉस्ट्रिंग हैंडबैग यूजुअली मेड ऑफ नेट यूज्ड इन 18th एंड 19th सेंचुरी। यानी 18th और 19th सेंचुरी में क्या था कि महिलाओं के लिए बैग वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। नेट, जालीदार बैग वगैरह बनाया जाता था, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे रेटिक्यूल। रेटिक्यूल मतलब हो जाएगा महिला का पर्स, ठीक है। रेटिक्यूल मतलब महिला का पर्स, याद रखिएगा इसे, आर अल्फ़ाबेट से रेटिक्यूल। ये आपको आपका जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है उसमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, लैंग्वेज और बिहेवियर इंटेंडेड टू ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ अपमानजनक स्थिति, शर्मिंदगी वाले कंडीशन में पहुंचाना किसी को, किसी का मजाक उड़ाना। तो ऐसे शब्द को, ऐसे बिहेवियर को बोला जाता है रिडिक्यूल। क्या बोला जाता है, रिडिक्यूल। काफ़ी आसान है ये, तो नॉर्मल हम लोग यूज करते रहते हैं डेली लाइफ में भी। अगला देखिए, ए पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स इन ए यूनिवर्सिटी और टाउन काउंसिल। टाउन काउंसिल होता है, हर टाउन में होता है एक टाउन काउंसिल जो वहाँ के रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं, तो उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफिस आपने नाम सुना होगा कई बार, तो वहाँ पंजीकरण करवाने जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं रजिस्ट्रार, जो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, आर्काइव्स किसे कहते हैं, आर्काइव्स, ARCHIVES। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आर्काइव्स का मतलब मुझे बताइए क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए, टू से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, यानी अपने मेमोरी से याद करके किसी भी बात को बताना, उसे कहते हैं रीसाइट। रीसाइट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। और स्पेशली क्या होता है कि पहले कोई ऐसी चीज़ घटी हो जो आपकी मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा रह गई हो, और आपको लगता है कि दूसरों के सामने आप बताएंगे तो उन्हें उसे सुनकर एक्साइटमेंट या अच्छा लगेगा, तो उसे कहते हैं रीसाइटिंग। रीसाइट करना मतलब वृत्तांत सुनाना, वर्णन करना किसी भी टॉपिक का। अगला देखिए, प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक, लेना और देना दोनों की प्रैक्टिसेस कहलाती है रेसिप्रोसिटी। देखिए, रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है लेन देन करना। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकेट का मतलब होता है म्यूचुअल बोलते हैं ना, आपसी सहमति के अनुसार किसी भी काम को करना, रेसिप्रोकेट। या फिर आप समझिए जैसा तैसा, जो जैसा आप सामने वाले के साथ करेंगे वैसा ही वो रिटेलिएट करेगा, यानी वैसा ही वो रेसिप्रोकेट करेगा। तो आप इस तरीके से भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे याद रखेंगे। अगला देखिए, रिडक्शन इन टैक्स और डेट, इसे बोलेंगे डेट मतलब कर्जा। डेट मतलब क्या होता है, कर्जा। तो रिडक्शन मतलब होता है छूट देना, तो टैक्स या डेट में जब छूट दिया जाता है तो उसे कहते हैं रीबेट। क्या बोलते हैं, बेट, रीबेट मतलब कर्जा या फिर टैक्स में छूट देना, रीबेट। इकोनॉमिक में भी आपने अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ा होगा इंग्लिश में तो आपने इसे ज़रूर देखा होगा, रीबेट, ठीक है। अगला देखिए, टाइम ऑफ रिलीफ और रेस्ट। रिलीफ और रेस्ट के टाइम को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब आराम व्यवस्था। अब मैं यहाँ पे आपको दो शब्द बताता हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है।
एक शब्द है आपका रेस्टिव और एक शब्द है आपका रेस्पाइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं टाइम ऑफ रिलीफ और रेस्ट को क्या बोलेंगे, यानी आराम वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, और मैं आपको दो ऑप्शन में, एक में रेस्टिव दूंगा एक में रेस्पाइट, तो आप रेस्टिव ही लगा के आएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या भूल जाएं तो। जबकि रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन, मतलब रेस्पाइट का बिल्कुल अपोजिट, जहाँ पर आपको आराम जैसी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, ये होता है रेस्टिव का मतलब। पर अगर किसी को नहीं पता होगा वो तो इसी को लगा के आएगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, रेस्टिव और रेस्पाइट में क्या अंतर है, ठीक है। अगला देखिए, फॉल इनटू ए फॉर्मर स्टेट। फॉल इनटू का मतलब गिरना या किसी कंडीशन में जाना। तो फॉल इनटू ए फॉर्मर स्टेट मतलब होता है रिलैप्स। किसी भी चीज़ का रिलैप्स कहलाता है, लैप मतलब पुराने अवस्था में चले जाना, ठीक है। किसी भी चीज़ का रेवर्ट हो जाना रिलैप्स कहलाता है। और वैसे भी अगर स्टार्टिंग में री आर ई है तो ज़्यादातर उसका मतलब वापसी से ही होता है, ठीक है। अगला देखिए, ए पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री। ओन कंट्री की बात हो रही है, यानी उस पर्सन को क्या कहेंगे जो अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है या जो विद्रोह करता है, तो उसे कहते हैं राजद्रोह। इंग्लिश में बोलते हैं रैबल, REBEL। रैबल मतलब विद्रोही। हालांकि ये शब्द आपने कई बार सुना होगा हिस्ट्री में या हॉलीवुड मूवीज़ में, या प्रभास, तमिल सुपरस्टार तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एक मूवी भी है रैबल, आपने इसे भी हो सकता है देखा हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो रैबल का मतलब होता है विद्रोह। एक शब्द है रैवल, REVEL। रैवल, रैवल का मतलब होता है मौज मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना, एम्यूज करना, ठीक है। तो रैबल और रैवल दोनों को याद रखिएगा। रैवल का मतलब होता है एक तरीके से मस्ती करना, रैबल का मतलब होता है विद्रोह। अगला देखिए, ए पर्सन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए हेल्पलेस पर्सन इन डिफिकल्टीज। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो लोगों की मदद करता है, स्ट्रेंजर्स की डिफिकल्टीज में, ठीक है, मुसीबत के समय में, उसे कहते हैं सैमरिटन। SAMARITAN। सैमरिटन मतलब होता है ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला। फिर उसे बोलते हैं गुड सैमरिटन। गुड सैमरिटन भी आपको लिखा मिलेगा कई जगह, गुड सैमरिटन और बैड सैमरिटन। बैड सैमरिटन जो मदद नहीं करता, नुकसान पहुंचाता है। गुड सैमरिटन यानी जो लोगों की, ये ना स्पेशली उसे कहते हैं जो स्ट्रेंजर्स की मदद करता है। स्ट्रेंजर्स या फिर कोई ज़रूरतमंद हो, कहने का मतलब है जो बदले में कुछ नहीं चाहता, बिना किसी लालच के मदद करता है, उसे कहते हैं गुड सैमरिटन। अगला देखिए, टॉक दैट ब्रिंग बैड रिपुटेशन टू समबडी। यानी ऐसी बातचीत या कोई ऐसी हरकतें जो लेके आती हैं किसी की रेपुटेशन में बदनामी लेकर के आती हैं, उसे बोलते हैं स्कैंडल। स्कैंडल मतलब होता है कोई ऐसा काम जिससे लोगों की बदनामी हो, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात। काफ़ी आसान है स्कैंडल, आप लोगों ने कई बार इसे न्यूज़पेपर में सुना होगा, नेताओं के ऊपर लगते रहते हैं। अगला देखिए, ए मैन हु इज़ क्वेरलसम, नॉइसी एंड नैगिंग। नैगिंग मतलब एक तरीके से क्या होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो दूसरों की बेइज्जती करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिसके चश्मा चढ़ा हो तो उसको काफ़ी जैसे डबल बैटरी कह के या चश्मिश कह के चढ़ाया जाता है। तो हालांकि ये जो नैगिंग शब्द है ना, इसका स्टार्टिंग हुआ था ब्लैक पीपल से। ब्लैक पीपल को निग्रो कह के चढ़ाया जाता था, तो वहीं से ये शब्द आया है नैगिंग, मतलब किसी की इंसल्ट करना। नॉइसी और क्वेरलसम मतलब लड़ाकू, क्वेरलसम मतलब लड़ाकू। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं श्रीड, SHREWD। श्रीड मतलब होता है धूर्त, चालाक, कपटी टाइप का व्यक्ति, श्रीड, SHREW। अगला देखिए, एन ऑफिस विच हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी, उसे कहते हैं साइनक्योर। साइनक्योर में क्या होता है कि ऐसी वो ऑफिस होती है जहाँ पे आपको काम बहुत कम करना होता है लेकिन आपको पैसे काफ़ी अच्छी पेमेंट उसकी मिलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं साइनक्योर। एक होता है ऑनररी। अच्छा, एक शब्द देखिए आप लोग, इसे बोलते हैं अवैतनिक। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि किसी भी व्यक्ति
ऐसी पोस्ट पे होता है जिस पे उसको सैलरी नहीं मिलती है, अवैतनिक, ऑनररी, सम्मान सूचक भी इसे हिंदी में बोलते हैं, सम्मान सूचक पद। इसमें क्या होता है, इसमें काम नहीं करना होता, मतलब ये बस वैसे ही आपको एक उपलब्धि की उपाधि दे दी जाती है, जैसे कि हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है वो वो जनरल के पोस्ट पे हैं, एयरफोर्स में शायद, हाँ एयरफोर्स में है, तो वो खुद ही प्लेन लेकर के नहीं जाएंगे कभी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, उनको वो सम्मान सूचक शब्द, एक सम्मान के वे में वो पदवी उनको दी गई है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑनररी। और एक होता है साइनिक्योर, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम बहुत कम होता है लेकिन पैसे अच्छे होते हैं। अगला देखिए, वाइल्ड पीपल बिलोंगिंग टू एन अनसिविलाइज्ड अनडेवलप्ड ट्राइब और ग्रुप। सैवेजेस, सैवेजेस मतलब होता है जंगली, बेसिकली जंगली मतलब ये नहीं जो जंगलों में रहते हैं, जंगली मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना, नहाते वहाते नहीं हैं, कपड़े वपड़े अजीब तरीके से पहनते हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, बाल वाल, और उनकी हरकतें भी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती हैं, रूड बिहेवियर के होते हैं, तो ऐसे लोगों को सैवेज कहा जाता है, यानी जंगली, ठीक है। तो आप वहाँ से याद रखिएगा, अनडेवलप्ड या अनसिविलाइज्ड भी आप बोल सकते हैं, जंगली। अगला देखिए, ए पर्सन whose occupation is to survey lands or buildings। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्यूपेशन मतलब होता है एक तरीके से उसका काम, जॉब, क्या करना है, सर्वे करना जमीन की और बिल्डिंग्स की, उसे कहते हैं सर्वेयर, सर्वेक्षक। तो अब सर्वे कर रहा है, सर्वेयर अगर इसका नाम सर्वे से रिलेटेड है तो वो सर्वे ही करता होगा, किसकी करता है, बिल्डिंग्स की और जमीनों की। अगला देखिए, ए पर्सन हु सेल्स राइटिंग मटेरियल्स, उस पर्सन को क्या कहते हैं जो राइटिंग मटेरियल्स को बेचता है, तो उसे कहते हैं स्टेशनर्स, ठीक है, स्टेशनर्स। स्टेशनरी क्या होता है, अगर मैं स्टेशनरी लिख दूं यहाँ पे, एस की जगह वाई लगा दूं, तो स्टेशनरी क्या होता है, हम बुक्स वगैरह खरीदने जाते हैं, पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर, तो उस यानी जो बुक की दुकान होती है उसे ही कहते हैं स्टेशनरी, जहाँ पर लिखने पढ़ने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक शब्द और दिखाता हूँ, STA, स्टेशन, ARY, स्टेशनरी, और इसकी जो स्पेलिंग है इसमें है अल्फ़ाबेट E, बस इतना ही फ़र्क है अल्फ़ाबेट E का और अल्फ़ाबेट A का। यहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ाबेट E है तो इसका मतलब हो गया लेखन सामग्री, और ये जो होता है सिंगुलर होता है, इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। ये स्टेशनर्स जो मतलब स्टेशनरी का प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, आप देखिए ध्यान से, ये जो स्टेशनरी है ए अल्फ़ाबेट वाला, इसका मतलब होता है शांत, स्टिल, शांत वाटर, स्टिल वाटर, स्टेशनरी वाटर, ठहरा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ई लगा दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा लेखन सामग्री वाली जगह, दुकान। तो दोनों में अंतर है, और एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा ए पर्सन हु सेल्स राइटिंग मटेरियल्स, ऑप्शन में दोनों ही होंगे आपको, तो इसीलिए काफ़ी ध्यान से याद करना है। मैंने कैसे याद किया था, स्टेशनरी अल्फ़ाबेट ए लगा है तो इसका मतलब वो ठहरा हुआ है, अल्फ़ाबेट ई मतलब काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो 5वें नंबर पे आता है, तो इस वजह से उस पर सारे सामान मिलते हैं लिखने और पढ़ने से रिलेटेड। तो अगर आपको ये याद है, प्रैक्टिस में है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एसएससी के बच्चों को नॉर्मली इसे कब याद करना होता है, या तो जब वो एग्ज़ाम दे, जब वो या तो वो बुक्स में तैयारी कर रहा हो, तो इस वजह से अगर कन्फ्यूज़न हो जाती है तो ये तरीका है याद करने का, आपको अगर पसंद आया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ए पर्सन हु कार्व्स आउट फिगर्स। कार्व्स आउट का मतलब होता है कोई नक्शा देना, कुछ बोलते हैं ना मूर्त देना, कुछ शेप देना बेसिकली, तो उसे बोलते हैं स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मतलब होता है मूर्ति की नक्काशी करने वाला, स्कल्प्टर, है ना। आप इसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कई बार, स्कल्प्टर, ठीक है, मूर्ति की नक्काशी करने वाला। अगला देखिए, प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट मतलब वो एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद, एग्जीक्यूशनर मतलब हो गया जल्लाद, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी देना, और एग्जीक्यूटेड मतलब जहाँ जिसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फांसी देने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को, उसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड, उसे कहते हैं स्कैफोल्ड। वो तख्त होता है ना, तख्त जिस पे खड़ा करते हैं, फिर फांसी देते हैं, फिर
हटा देते हैं, तख़्त साइड में हट जाता है तो उसे बोलते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, SCAFFOLD, स्कैफोल्ड। अगला देखिए, पुट अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, सबमर्ज। हालांकि मर्ज करने का मतलब ही होता है मर्ज कर देना, मिला देना पूरी तरीके से, और सबमर्ज का मतलब होता है पानी में या किसी भी द्रवित पदार्थ में पूरी तरीके से मर्ज कर देना, सबमर्ज कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा और पार्ट नंबर 14 काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर करिए अपने वीडियो में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए SSC एरिना के साथ। आपको बहुत ही जल्द काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।